नेक्स्ट, तो ये हमने एक टेबलेट फॉर्म में इसको बना के अच्छे से सीख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ T2G ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स। ये टेबल को समझने से आपको सारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सब समझ में आ जाएगा। देन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को n से लिखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन स्पिन, इनकी स्पिन भी हम पढ़ेंगे, तो स्पिन को हम लिखते हैं s से। स्पिन को किससे लिखते हैं हम, s से लिखते हैं। तो ये होती है हाफ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होती है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, तो ये है 2s+1, ये इसका फॉर्मूला है 2s+1। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका नेचर। नेचर का मतलब ये पैरामैग्नेटिक है या फिर ये डायामैग्नेटिक है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे लास्ट में CFSE का कैलकुलेशन, CFSE का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ CFSE किस फॉर्मूले से, पॉइंट, ये इसको कैलकुलेट करेंगे 0.6 इंटू A प्लस माइनस का 0.4 इंटू B डेल नॉट, इससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया, इससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर D1 है, D1 टाइप की स्ट्रक्चर है, D1 टाइप की स्ट्रक्चर का मतलब है जो सेंट्रल मेटल है ना, इसमें D ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दी, D1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, सिर्फ एक आएगा। सबसे पहले देखो ये जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल में, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स EG में जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे, देखो ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है, अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो थोड़ी सी कहानी है ना, वो अलग अलग है। तो वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, उसके लिए डेल नॉट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है और पी की वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पे पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी, वो और वीक फील्ड लिगेंड। और डेल नॉट का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है ना बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी लेवल के अंदर भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, ठीक है, अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है तो। अब इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन, इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो वीक फील्ड लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल नॉट की जो वैल्यू है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE डेल नॉट, ये इसको बोलते हैं डेल नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अगर क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, अभी समझ में आ जाएगा क्या चीज है सारी। ये सारा समझ में आने वाला है अभी आपको। तो अभी इसको एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करते हैं इसमें, और CFSE निकालते हैं, इनका सबका CFSE निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे अब आप। तो इसके लिए सबसे पहले के लिए हम CFSE निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG 0, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल किया है, लोअर एनर्जी लेवल में T2G में किया है, तो ये नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर आएगा हाफ, स्पिन S की वैल्यू आएगी हाफ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ आती है। अब इसकी वैल्यू 2s+1 में स्पिन मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना, तो फॉर्मूला है हमारे पास में 2 इंटू S+1। तो 2 इंटू S+1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। हाँ, S की जो वैल्यू है ना, ये S की वैल्यू हाफ लगाओ, हाफ ये वैल्यू लगाओ और इसको
सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो नेचर है ना, नेचर अब देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, किसमें डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी नेचर क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसकी जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक होगी? नेचर पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक होगी बच्चों? पैरामैग्नेटिक होगी। ठीक है, अब इसका CFSE का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो 0.6, ये 0 है, 0.6 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि ए मतलब क्या होता है, ए यहाँ पे अभी मैंने बताया था, ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल्स। तो ईजी ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स है क्या? ईजी ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहे ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ईजी ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ गई। प्लस करो 0.4 इंटू क्या करना है 1 डेल नॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है? इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.4 डेल नॉट। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ये आ गया क्या? ये आ गया, तो आप D2 के लिए निकाल के बताओगे क्या? D2 के लिए निकाल के बताओ, ये D2 लिखा मैंने, D2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G कितने हो जाएंगे? देखो T2G में 3 ऑर्बिटल्स की जगह होती है, 3 ऑर्बिटल्स की जगह होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा। और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं हम, मतलब इसमें दो ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। इसके लिए S की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इसमें आप S की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल लेना। अब ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है। अब CFSE की कैलकुलेशन करो। CFSE इसके लिए क्या आएगा? इस फॉर्मूले से CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो 0.6 इंटू 0 आएगा, क्योंकि ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन ईजी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमें किस में मिलेंगे? T2G में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ईजी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो CFSE की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? पॉइंट माइनस का 0.8 डेल नोट आएगा। इसी टाइप से D3 के लिए करके बताओ आप। D3 के लिए CFSE की कैलकुलेशन करो। CFSE फॉर D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3 आएंगे। और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 0 आएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू S की वैल्यू हो जाएगी 1.5। एक के लिए आधी आती है, दो के लिए कितनी आती है? एक आती है। और D3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5 हो जाएगी। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना। अब ये तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो CFSE की कैलकुलेशन कर लेंगे, 0.6 इंटू 0 करेंगे, इंटू 0.4 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो CFSE की वैल्यू आ जाएगी -0.12 डेल नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर D4 के लिए करो आप, D4 के लिए करो, D4 के लिए, तो D4 के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? देखो अभी हम, अगर ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हम सारा काम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं हम सपोज, जैसे अभी हमने बताया था कि जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसके लिए डेल नॉट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, अब मैं ये बता देता हूँ, ये आपको कैलकुलेशन करनी है वीक फील्ड लिगेंड के लिए। सारी कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? आपको वीक फील्ड लिगेंड के लिए करनी है। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये मैं देखो यहाँ पे एक, ये आपके लिए एक पॉइंट लिख देता हूँ। वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल नॉट की वैल्यू कम होती है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अब ध्यान से देखेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या कंसेप्ट लिखा, फॉर वीक फील्ड लिगेंड डेल नॉट वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब 3 के बाद में जब हम चौथा इलेक्ट्रॉन्स भरना है, देखो इस केस में जब हमें D4 के केस में हम फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो हम इसमें भर देंगे, तो फोर्थ वन जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना वो इधर आ जाएगा, 1 2 3, और फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। रीजन यहाँ पे क्या है? इसका रीजन ये है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो CFSE की वैल्यू इसके लिए कम है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, Eg में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे T2G में, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Eg में। तो इसके लिए आप CFSE की कैलकुलेशन कर सकते हो क्या?
तो यहाँ पे 0.6 इंटू 1 करना है प्लस माइनस 0.4 इंटू 3 करना है, डेल नॉट करना है। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करके बताएंगे मुझे। CFSE फॉर D4 स्ट्रक्चर के लिए CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करो। साथ में यह पैरा मैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा यह आपको बताना है। साथ में इसका मैग्नेटिक मोमेंटम अगर फाइंड करने के लिए आपको बोले कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा तो वो भी आप फाइंड करके बता सकते हो। बोर मैग्नेट्रॉन में n इंटू n+2 से n+2 से आप इसका बोर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंटम भी फाइंड करके बताओ। ये समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी और डेल नॉट की वैल्यू कम होगी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब 4 इलेक्ट्रॉन बनने तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इसमें तो बढ़ दिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा? जो फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें एंटर करेगा, फोर्थ वन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें एंटर करेगा या फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा। ये हमें कैसे डिसाइड करना है? ये हमें इससे डिसाइड करना है, इससे डिसाइड करना है। इससे कैसे हम डिसाइड करेंगे? अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पेयरिंग कैसे मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए ना, ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। तो रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा है, रिपल्सन इस इलेक्ट्रॉन डालने के लिए रिपल्सन इसको फील होगा और यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी ना ये एनर्जी ये ज्यादा होगी, ये पेयरिंग एनर्जी, ये एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है और ये एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें नहीं जंप करेगा, सीधा ऊपर वाले में जंप कर लेगा। इजी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा क्योंकि CFSE की वैल्यू यहाँ पे कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट समझ में आया तो जल्दी से D4 की स्ट्रक्चर करके बताओ और CFSE की कैलकुलेशन करो। इसी टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है D5 के लिए। D5 के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है तो D5 के लिए कैलकुलेशन करके बताओ। Yes, now we are going to discuss the CFSE for स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने अप्रोच किया तो CFSE की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये 5 जो है, अब मैंने बताया था कि डेल नॉट की वैल्यू CFSE अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये कम होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल नॉट की वैल्यू कम होगी और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ये होगा। और वीक फील्ड के लिए क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये कंडीशन होगी। ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए कंडीशन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कंडीशन है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको D4 स्ट्रक्चर के लिए। D4 स्ट्रक्चर के लिए मैं बता देता हूँ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें ध्यान देंगे। ये है 2 EG ऑर्बिटल और ये है 3 T2G ऑर्बिटल। ये 5 ऑर्बिटल इस टाइप से स्प्लिट हो जाएंगे T2G में और EG में। अब यहाँ पे देखो इसके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ये आप ये कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर रहे हैं तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है और ये ज्यादा है। ये देखो स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो है ना स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE ये वैल्यू ज्यादा है और ये कम है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो ये 1, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो देखो मैं बता देता हूँ ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अब फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, इसमें फिल होगा, इसमें फिल होगा। तो इसके लिए CFSE की कैलकुलेशन करो। CFSE इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे D4 के लिए। और लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसके लिए कैलकुलेशन करो 0.6 इंटू A प्लस माइनस 0.4 इंटू B डेल नॉट। यहाँ पर भी डेल नोट लगा दो तो इसकी तो वैल्यू आ गई 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं है प्लस यहाँ पे देखो 0.4 माइनस 0.4 इंटू 4। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ गई 1.6 माइनस 1.6 डेल नोट। ये हो गई किसके लिए? D4 स्ट्रक्चर के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको D8 स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? D8 स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये एप्लीकेबल होता है, देखो ये वाला एप्लीकेबल होगा। डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी कम होगी। पेयरिंग एनर्जी कम है तो मतलब आराम से पेयर करेगा पहले। अब ये यहाँ पे हुंड रूल नहीं चलेगा। हुंड रूल कब चलता है? जब वीक फील्ड लिगेंड होता है। जब वीक फील्ड लिगेंड का हम कंपेयर करते हैं तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। और जब वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो यहाँ पे हुंड रूल फेल हो जाता है। यहाँ पे हुंड रूल फेल हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना यहीं से स्टार्ट कर दो। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो देखो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, अब ये 7 और ये 8।
ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इसके लिए CFAC की कैलकुलेशन करो, अब जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। तो कैलकुलेशन मैं करके बता देता हूँ आपको। 0.6 इंटू ए की मतलब है Ag, Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस यहाँ लिखेंगे माइनस का 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कैलकुलेट करो। 1.2 प्लस ये हो गया -2.4, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस की 1.2 डेल नॉट। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी समझ में आ गया और वीक फील्ड लिगेंड भी समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो ये वैल्यू हमें ध्यान देनी है, वीक फील्ड लिगेंड हो तो ये हमें ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो ये हमें कंसेप्ट ध्यान देना है। ये क्लियर है ना? तो ये हमारा वीबी CFT ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कंप्लीट हो गया। VBT हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कंप्लीट हो गया। यस, तो CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT। तो अब ध्यान देंगे, ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, 5 ऑर्बिटल्स, ये 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग इस टाइप से ही होगी इसमें। अब ये जो नीचे है ना ऑर्बिटल्स, नीचे ऑर्बिटल्स रहेंगे और ऊपर भी ऑर्बिटल्स रहेंगे। ये ऊपर वाले ऑर्बिटल्स है, नीचे वाले ऑर्बिटल्स। इसमें हमने देखा था कि अब नीचे रहेंगे सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स, नीचे सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे, ऊपर 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब ये जो 3 ऑर्बिटल्स है ना ऊपर वाले, अब ये इजी हो जाएंगे और नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो T2G रहेंगे। अब T2G में कौन से ऑर्बिटल रहेंगे? dx² y², dz², ये T2G ऑर्बिटल्स के हो गए। अब इजी के कौन से हो गए? dxy, dyz एंड dxz। ये जो 3 ऑर्बिटल है ये इजी वाले ऑर्बिटल्स हो जाएंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो ऑर्बिटल्स हो गए dx² y² dz²। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ना उसकी जस्ट ऑपोजिट स्ट्रक्चर होगी किसकी? ऑक्टाहेड्रल की जस्ट ऑपोजिट स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की जस्ट ऑपोजिट स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। तो इसके लिए भी CFAC की कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, इसमें भी वीक फील्ड लिगेंड आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर अप्रोच करेगा तो हमें क्या ध्यान देना है? इसके लिए डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है ना ये कम होगी और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ये कंसेप्ट लगाना है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए CFAC की वैल्यू, उसके लिए CFAC की वैल्यू ज्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी कम होगी। तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे पेयर होते जाएंगे, उसके बाद में ऊपर जाएंगे। तो इसके लिए भी हम CFAC की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, उससे हम उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ये इसमें ध्यान देंगे, जो डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है ना, डेल्टा नॉट की वैल्यू, सॉरी इसके लिए डेल्टा टी की वैल्यू आएगी, इसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू नहीं आएगी। डेल्टा टी का मतलब है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसकी वैल्यू आएगी 4.9 डेल नॉट। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार MCQ में पूछते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों की जो एनर्जी है ना इसके बीच में रिलेशन क्या है? तो ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में। डेल डेल टी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये होता है 4/9 डेल नॉट। तो इससे हम इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको मिले तो देखना, वैसे मैं आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर करवा दूंगा, दे दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे दूंगा आपको करने के लिए। तो ये हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए दोनों के लिए कंप्लीट हो गई।